नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या आंदोलन करना देशद्रोह है? इस बात पर बहस चल ही रही थी। एक और मौजूद सवाल पनपा है कि क्या बीजेपी के खिलाफ या एक पार्टी जिसका जनाधार किसी दूसरे राज्य में नहीं है, एक पार्टी जिसके कोई विधायक किसी दूसरे राज्य में नहीं है, अगर वो पार्टी दूसरे राज्य में चुनाव लड़ती है तो वो देश के विरोध में काम करती है, वो देश के विरोधियों के फंडिंग के लिए काम करती है, चुनाव लड़ती है। एक ट्वीट है बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का, वो ट्वीट अब आपकी स्क्रीन पर है। और उन्होंने कहा है कि देखिए, चूंकि केरल में, पश्चिम बंगाल में और असम में आरजेडी का कोई जनाधार नहीं है और वहाँ देश विरोधी ताकतें सक्रिय रही हैं, जितना मैं समझ पाया इस ट्वीट को। और आरजेडी अगर लड़ती है तो वो एक तरह से मदद करती है या फिर उनकी फंडिंग के लिए चुनाव लड़ती है। हमारे साथ इस सवाल पर बात करने के लिए आरजेडी के बड़े नेता, बिहार की राजनीति की दिग्गज शख्सियत श्याम रजक सर मौजूद हैं। आपने भी पढ़ा होगा सर ट्वीट। माफ़ कीजिएगा अगर मैं उस ट्वीट को पूरी तरह से याद नहीं रख पाया, तो दर्शकों से भी मैं जितना मैं समझ पाया उस ट्वीट को, उस आधार पर मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। असल में देश के प्रति सबसे ज़्यादा कौन आगे है, इसकी एक होड़ मची हुई है। और वो भी इस होड़ में शामिल हो गए जो 1925 में जिनका संगठन खड़ा हुआ और 2000 तक जिनके संगठन पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं फहराया गया। जिस संगठन के लोगों ने 8 बार अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग करके अंडमान के काला पानी जेल से निकले, ऐसे लोग भी राष्ट्र की भक्ति की तगमा बांट रहे हैं और राष्ट्र की चिंता उनको समाई हुई है। तो आज राष्ट्रभक्ति भी राजनीति का एक अखाड़ा बनते जा रहा है। मैं उन माननीय महानुभाव से कहना चाहता हूँ कि उनको नहीं पता है, या तो राजनीति इतिहास नहीं पता है या संगठन का इतिहास नहीं पता है। उनको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता पार्टी असम में सरकार बनाई थी, गोलब बरबोड़ा उसके मुख्यमंत्री थे। बंगाल में भी हमारा मजबूत संगठन था और सरकार के अंग थे, हमारे भी कई एमएलए हुआ करते थे। ठीक है, परिस्थितियां बदलती गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केरल में आज तक कहाँ खड़ा है वो इसको बताएं। बंगाल में उनके 3 एमएलए थे, उनके असम में किसी तरह एनआरसी के नाम पर उस समय नहीं आया था और सरकार बना लिए हिंदुज़्म के नाम पर। अब एनआरसी के 19 लाख लोग जो सर्वे में आए हैं उसमें 16 लाख लोग तो हिंदू हैं, 3 लाख लोग 13 लाख हिंदू हैं, 6 लाख मुस्लिम हैं। डिटेंशन सेंटर में 2000 हिंदू हैं और 1000 मुस्लिम हैं। तो इस पर वो पहले कहें ना कि वो एनआरसी सही है कि गलत है, क्योंकि वहाँ हिंदुओं से जो वोटर हैं उनसे उनको मुँह खानी पड़ेगी। अब वो चिंतित हैं, परेशान हैं। अब विदेशी फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल और सभी पार्टियां अपने हिसाब किताब देने का काम चुनाव आयोग को करती है, तो उनको भी देते हैं। तो उनको बताना चाहिए कि हम विदेशी फंडिंग कहाँ से लाते हैं, और आपके लोग जो विदेश भाग जाते हैं बैंकों से लोन लेकर के, उनसे कितना फंडिंग मिल रहा है। इस देश में बोलना बड़ा आसान है, उसको साक्षात रूप से स्वीकार करना बड़ा कठिन है। उनको स्वीकार करना चाहिए। हम देश के सबसे मजबूत नागरिक हैं। राष्ट्रभक्ति पर हमको ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है जो लोगों ने देश के साथ गद्दारी करने का काम किया है। हमारे पूर्वजों ने देश में कुर्बानी देने का काम किया है। उनके लोगों ने कौन कुर्बान दिया है ये ज़रा बताने का काम करें। हमारे लोगों ने भी जेलों के शिकंजों में रहने का काम किया है, अंग्रेज़ों के कोड़े और लाठियाँ खाने का काम किया है। उनके लोग कहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं। अब वो किसी को स्वीकार कर ले कि यही हमारे पूर्वज हैं, तो वो बताएं कि उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी क्या भूमिका थी। कहीं थे जिनके वो पॉलिटिकल उसके जो प्रकोष्ठ है उनका, आरएसएस का, बीजेपी,
तो जब वो देश की आज़ादी की लड़ाई में नहीं रहे, जिनको आज बड़ी भारत माता की चिंता हो रही है, कल तक राष्ट्रीय ध्वज के घृणा से देखते थे, तो उनसे हम क्या तुलना करेंगे। और मोदी जी अपना चेहरा को बचाने के लिए लगे हुए, क्योंकि वो हाशिए पर बीजेपी में चले गए हैं। अब वो पहले लालू यादव के पीए थे, सेक्रेटरी बनते थे, अब वो नीतीश कुमार जी के सेक्रेटरी के रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसीलिए इस तरह से नकल बयान दे करके अपने चेहरे को चमका। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा है कि देखिए, ममता बनर्जी जिनके साथ कभी तेजस्वी यादव किसी रैली में एक साथ हाथ उठाया था उन्होंने, और वो रैली में पहुंचे थे, वो ममता बनर्जी ने 5 सीट के लायक भी आरजेडी को नहीं समझा। उनको पता नहीं कहाँ से इनको जानकारी मिल जाती है कि हमको 5 सीट के भी लायक नहीं समझा। हमारी अब ममता बनर्जी से क्या बात हुई ये उनको कैसे पता चल गया, उसका खुलासा उनको करना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री थे, किस आधार पर उन्होंने सरकार गिराने का काम किया था। बीपी सिंह की सरकार में बीजेपी एक सहभागी थी और उन्होंने सरकार गिराने का काम किया, क्योंकि मंडल आयोग बीपी सिंह लागू करना चाहते थे। और चूँकि कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की बात कही थी, अति पिछड़ा पिछड़ों की, तो कैलाशपति मिश्रा जी ने उनकी सरकार को ही गिरा दिया। तो इनके पार्टी को कितना अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के लिए दर्द है, ये एहसास होता है कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को गिराने में और बीपी सिंह की सरकार को गिराने में। तो ऐसे लोगों को इस तरह की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। लेकिन ममता बनर्जी की बात है, हम लोगों ने एक ही बात पर चर्चा की कि बीजेपी को कैसे वहाँ पर पनपने नहीं दे, क्योंकि जिस तरह बीजेपी धर्म के नाम पर, राम और दुर्गा के नाम पर लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, हम देश के उस राज्य के गरीबों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और उसमें बीजेपी को परास्त करना चाहते हैं। सीट कितना लड़ना न लड़ना मैंने पहले भी कहा है, शुरुआत के दिनों में, बीच में भी, आज भी मैं कर रहा हूँ। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बीजेपी को कैसे परास्त किया जाए। उसमें हम सीपीएम से भी बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस से बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी से भी बात कर रहे हैं, और सब लोगों से हमारी अच्छी बात हुई है, इधर भी बात हो रही है। इसका सर्टिफिकेट उनसे लेने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल है सर इस इंटरव्यू में, और सवाल यह है कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ठीक है, विपक्ष तो आंदोलित है ही, विपक्ष आरजेडी के लोग भी सड़क पर उतरे, जो युवा आरजेडी है, लेकिन कल बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, डॉक्टर अजय आलोक, उन्होंने नसीहत दी या फिर चेतावनी दी बीजेपी को कि केंद्रीय मंत्री जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनको, धर्मेंद्र प्रधान जी को ट्वीट किया कि देखिए, अगर इस आग को नहीं रोका गया, जो डीजल पेट्रोल की आग लगी हुई है, तो इसकी आँच प्रधानमंत्री तक पहुँचेगी और किस्मत खराब होते देर नहीं लगती राजनीति में। मैं उस महानुभाव से कहना चाहता हूँ कि कहना और करने में अंतर है। आपको लग रहा है कि जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है तो उसके खिलाफ जनता आक्रोशित है, और ये है भी, तो आप क्यों उनके समर्थन से सरकार बनाए हुए हैं? आप समर्थन छोड़ दीजिए। सरकार बनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जनता की लड़ाई लड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? और आप भी बैट पर 38 रुपया ले रहे हैं, आप उसको कम करिए। वो तो पेट्रोल का दाम है 30 रुपया, और उस पर जो टैक्स है वो है, और प्लस बैट टैक्स है वो है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 92 रुपया 93 रुपया लीटर तेल हो गया है, गैस का 500 रुपया बढ़ गया है। तो आप अपना बैट टैक्स को ख़त्म कर दीजिए। आप तो कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़ गई है। आपने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा है कि हमारा औसत आय व्यक्ति का बढ़ गया है, गरीबी बढ़ी है, लोगों को दाल अब मुयस्सर नहीं है, लोग पेट भर भोजन नहीं कर रहे हैं, रात भर खाना नहीं खाते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है। पटना की आय बढ़ गई है, शिवहर की आय पीछे हो गई है। शिवहर गांव है इसलिए वहाँ पीछे हो गई है। शहर का आय बढ़ा है, जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है उसका आय बढ़ा है, आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे रूप से देखेंगे तो ये राज्य भी गरीब है। यहाँ योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, योजना राशि का खर्च नहीं हो रहा है। योजना राशि है ही नहीं तो खर्च क्या होगा? आपके पास न स्वास्थ्य की पैसा है, न शिक्षा की पैसा है, न गरीबों के कल्याण की पैसा है। तो आप उसके लिए आप सोचिए। और गैस का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो आप सरकार से समर्थन
वापस कर दीजिए कि नहीं, हम सरकार में तो आपका समर्थन नहीं लेंगे। अगर जनता के लिए रियल रूप से, नैतिक रूप से, दिल से, दिमाग से अगर आप जनता के साथ हैं, सिर्फ दिखावटी नहीं, तो आप समर्थन उनको से लेना बंद कर दीजिए। तो देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की जानकारी दुरुस्त कर दी है श्याम रजक जी ने, और बताया है कि देखिए किस राज्य में हम सरकार में शामिल थे और किस राज्य में हमारी पार्टी के विधायक थे, और ट्वीट की चर्चा हमने कर दी। महंगाई को लेकर एक ट्वीट जेडीयू का आया और जाहिर है उसके बाद राजनीति गर्मा गई। उन सवालों पर भी हमने बात की। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।